हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य अवस्थाओं में सबसे आखिरी अवस्था की बात करने जा रहे हैं। चीफ फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि AR देसाई जी का है ना ये कॉन्सेप्ट। तो आपका इसमें सारे फेजेस, टोटल 5 फेजेस हैं, जिसमें वो हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं और उससे राष्ट्रवाद के बारे में पता लगा रहे हैं। तो ये आपका लास्ट फेज़ है और ये मार्क्स के हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से प्रभावित है ना। मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है ऐतिहासिक, भौतिक ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक जो प्रक्रिया के बारे में वो बात करते हैं, ठीक है। तो जिसे कहते हैं द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, है ना। तो डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो AR देसाई जी अप्लाई करके अपनी सारी चीज़ें बता रहे हैं और बाद में वो एक नया कॉन्सेप्ट और देते हैं जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। भारतीय समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी उपागम क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम 5th फेज फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत हम पढ़ेंगे, ठीक है उसे। तो 5th फेज है आपका, डिवीज़न क्या है 1934 से 1939, ठीक है। ये आपका 5वां फेज़ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें आपको राष्ट्रवाद का पूरा विकास होते हुए आपको दिखाई देगा। अभी तक आप सारे फेजेस में देखते चले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है राष्ट्रवाद के पूर्ण विकास में, है ना। नेशनलिज्म का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अभी 4th फेज़ में क्या हुआ, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ, लेकिन कम्युनल राइट्स आ गए, कम्युनलिज्म आ गया, लोग अपने अपने में, है ना, अपनी अपनी मांगे रखने लगे और आपस में जो है बहुत गांधी वाला युग था। लोग बहुत ज़्यादा आपस में मिले जुड़े, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सारे वर्ग आपस में एक हो गए। लेकिन दिक्कत क्या हो गई बाद में, सांप्रदायिकता, है, सांप्रदायिकता आ गई, जिसे बोलते कम्युनलिज्म। तो अभी तक आपने देखा कि चौथे चरण में कैसे गांधी जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अब ये जो आपका लास्ट फेज़ है, इसमें क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और फिर AR देसाई कहते हैं कि यहाँ पर आपको नई नई प्रवृत्तियाँ विकसित होते हुए दिखेंगी आपको, है ना। और इससे आप भारतीय राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना का पता लगा सकते हैं। अभी अगर आपने इससे पहले वाला फेज़ नहीं देखा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, है ना, सारे लाइन से कवर करिए। तो अभी तक देखो गांधी में लोग, बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे थे, ठीक है। अब जो आपकी कांग्रेस वाली पार्टी थी, है ना, INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो इसमें आपने देखा कि इसमें डिवाइड हो गए, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। एक उग्रवादी थे और एक लिबरल थे, ठीक है। तो इस तरीके से दो का पार्टीशन हुआ 1907 में। उसके बाद अब यहाँ जब विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंडीशन सोसाइटी में आ जाती हैं, तो इससे इसी पार्टी में एक नया वर्ग पैदा हो जाता है जो गांधी जी पर डाउट करता है। गांधी जी कहते हैं ना, सारी चीज़ें आप नॉन वायलेंस से हासिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब गांधी जी पे कुछ ऐसे लोगों का वर्ग पैदा हो गया है जो विश्वास नहीं कर पा रहा है, डाउट कर रहा है, ठीक है। तो इसी के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि एक नई पार्टी बन गई जिसे हम कहते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये लोग गांधी को नहीं मानते थे, है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका नाम था। तो ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसमें मजदूर और किसान का ऐसा संगठन बन गए, मजदूर और किसान कुछ लोग एक हो गए और ये लोग अलग से अलग एक ग्रुप में राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी इस पार्टी के अंदर भी लोगों में मतभेद था, लोगों में उतना ज़्यादा एकता नहीं थी, जिसकी वजह से ये पार्टी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाई, बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हो पाई, ठीक है। अब कांग्रेस में ही आप देखोगे एक गांधी जी की विचारधारा से एक और अलग हट करके एक लोग आ गए, कौन, नाम आपने सुना होगा अच्छे से, सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें कुछ लोग जुड़े,
ठीक है। और इसी टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे दलित वर्ग एकजुट होकर के अपनी अलग मांगे रख रहे थे, है ना। दलितों की अलग दिक्कतें थी, वो अपनी अलग मांगे रख रहे थे। अब इसी कंडीशन में क्या हुआ कि कुछ अंतिम वर्षों में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो थी वो भी बहुत ज़्यादा अलग थी। पहली बात तो सबसे अलग थी, है ना, सबके साथ नहीं थी, उसकी भी अलग मांगे थी। और वो क्या कर रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई थी, है ना। इसके अलावा इसी चरण में क्या हुआ कि देश के अनेक हिस्सों में किसान आंदोलन जो है आरंभ होना था, जो कि वर्ग चेतना पर आधारित थे। ऐसे किसान आंदोलनों का नेतृत्व, कार्यक्रम और नारे अलग अलग होने के बाद भी उनकी राष्ट्रवादी चेतना कांग्रेस से ही जुड़ी रही। कांग्रेस से संबंधित रहने के बाद भी किसानों द्वारा जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने और ऋणों को माफ़ करने की मांग की जाने लगी, ठीक है। और अखिल भारतीय कांग्रेस सभा ने आंदोलन के द्वारा भारत में को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। तो देख रहे हो, किसानों में भी एक अलग वर्ग चेतना आ गई। लेकिन ओवरऑल कहते हैं कि आप देखोगे कि वो सब जो कांग्रेस की एक मांग थी, है ना, कांग्रेस के लोगों ने जो मांग रखी थी कि हमें स्वराज चाहिए, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ये सब किसी न किसी उसी चेतना से जुड़े हुए थे। बट ये लोग अपनी अपनी फिर मांगे रखने लगे कि हमारे ऋण माफ़ करें, ज़मींदारी व्यवस्था समाप्त की जाए। अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन के द्वारा भारत को कहा कि एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर जोर दिया। समाजवादी का समझते हो ना, मतलब समाज के कल्याण पे आप सारा फोकस करो और किसी चीज़ पर नहीं। भारत के अलग अलग प्रांतों में ये मांग की जाने लगी कि प्रांतों पर भारत सरकार के एकाधिकार को समाप्त किया जाए, है ना। हर एक प्रांत जितने भी हैं उस समय प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतों पे सरकार का सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली होना इज़ रॉन्ग, है ना। इसकी सरकार जो गवर्नमेंट है, मतलब उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो वो ही सब कुछ कर सकती है, वो ही सारे डिसीज़न लेगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ, और इसी समय और मांगे शुरू हो गई कि क्या है कि जो भी प्रांत हैं, नए नए प्रांत बनाए जाएं, और किसके बेस पे बनाए जाएं, भाषा के आधार पे, ठीक है। और आपका उसी टाइम पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और बहुत सारे अन्य भाग धीरे धीरे वहाँ पे ये सारी मांग करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देश में देखने के बाद कांग्रेस ने अपना एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें एक तरफ श्रमिकों और किसानों के आर्थिक हितों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और दूसरी तरफ क्या किया कि सारे प्रांतों की सांस्कृतिक स्वायत्तता हो, ठीक है। और भाषाई विभाजन को भी मान्यता उन्होंने दे दी कि ठीक है, भाषा के आधार पे आप अलग अलग प्रांत डिवाइड कर दो, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के इस चरण में मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग के जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग थे, ठीक है, और उन्हीं के बदौलत बहुत सारे राजनीतिक समूहों का निर्माण होने लगा, और इसी से एक नई राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। मतलब राजनीति के को देखें अगर, उसके आधार पे भी क्या है कि एक नया वर्ग, नए राजनीतिक समूह, ये सब क्या है तैयार होने लगे, और इन्हीं की वजह से कांग्रेस भी अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम चेंज कर रही थी, ठीक है। तो ये सारी जो देश की मांगे थी, इससे कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, ठीक है। तो आप शुरू से लेके अभी तक देखते चले आ रहे हो कि कैसे धीरे धीरे हर एक इंसान तक क्या हो रहा है, राजनीतिक चेतना, अपने स्वतंत्रता को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के चेतना पैदा हो रही है ना। और इस तरह राष्ट्रवाद की जो भावना है उसका विकास हो रहा है। तो ये सारा क्या है, पृष्ठभूमि है जो है भारतीय राष्ट्रवाद की जो विकास है, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका ये सारे फेजेस हैं। और लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपने फेजेस को 1939 तक ही खाली सीमित रखा है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो
भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्टिव फेज़ है तो वो 1939 के बाद से शुरू होता है। तो इस बात को आप कंक्लूज़न में ज़रूर लिखना, ज़रूर से ज़रूर लिखना। और आपके अगर एमसीक्यूज़ पे पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपका ये सब भी आएगा, ठीक है। ईयर्स पूछे जाएंगे, सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब इस सब के बारे में पूछा जाएगा। भारतीय किसान सभा, सबका उद्देश्य, ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको कवर करो। और अभी जो बताने जा रही हूँ वो भी पूछा जाएगा, ठीक है, जिसको आप कंक्लूज़न में लिख सकते हो कि 1939 के बाद से ही सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण चरण है, जिसको AR देसाई कवर नहीं करते, बट वही सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। क्योंकि 1939 के बाद जब 1940 में महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट किया, है ना, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पास करके उपनिवेशवादी शासन जो था ब्रिटिशर्स का, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू किया। और 1940 में जो है सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया, ठीक है। और इस भारतीय राष्ट्रवाद सत्याग्रह आंदोलन से बहुत ज़्यादा इस समय भारतीय राष्ट्रवाद सत्याग्रह आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन भारत छोड़ो जो आंदोलन था, है ना, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था, इन्होंने कहा उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत राष्ट्रवादी चेतना इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इससे सभी वर्गों, जातियों और क्षेत्रों के लोग एकजुट होकर के संघर्ष करने लगे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ठीक है। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो शुरू किया था पहले, उसके बाद जब ये आया, इन्होंने 1939 तक रखा है खाली, लेकिन 1940 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। इन सब ने देश पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और लोगों ने बहुत सामने से जाकर के संघर्ष करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 1945 में इंग्लैंड में जो चुनाव में किसकी पार्टी बन गई थी, कौन सी पार्टी की सरकार बन गई थी, देखो हम लोग इंग्लैंड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय थे ना, वो ब्रिटिशर्स की सारी बातें इसलिए मान रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे ये रूल करने के लिए ही बने हैं और हर जगह यही लोग रूल करते हैं, इन्हें अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन 1945 में उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में जो चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बन गई, है ना, और तो लेबर पार्टी की जो सरकार बनी तो उसका जो है भारतीय आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा नरम और उदार था, है ना, कि जो भारतीय जो आंदोलन हो रहे हैं उसका जो दृष्टिकोण था बहुत ज़्यादा नरम और उदार था। मतलब वो लोग उतना ज़्यादा इसको, और जो इससे पहले वाली पार्टी हमारे यहाँ थी, है ना, जो शासन कर रही थी ब्रिटिशर्स वाली, वो बहुत ज़्यादा कड़ाई से इसका विरोध कर रही थी और बहुत ज़्यादा दबा रही थी सबको, ठीक है। अब ये जो बहुत ज़्यादा लिबरल थे ये लोग, लेबर पार्टी वाले लोग, जो इंग्लैंड में हुआ 1945 में, वहाँ पे भी चुनाव होता था, बट 45 में चुनाव करके कौन आई, लेबर पार्टी आई। तो इसने मतलब हम लोगों को ढील दी, छूट दी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जुलाई में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 पास किया गया। अब इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दे दी। अब ये लोग भी बहुत कम नहीं थे, इन्होंने भी पूरे भारत को एक नहीं रहने दिया, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस थी, अगर जो हिस्ट्री वाले हैं वो समझेंगे इस चीज़ को। तो 1947 में जो एक्ट पास किया, अब इन्होंने भारत को तो छोड़ दिया लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ा, ठीक है। इन्होंने कहा कि 2 राष्ट्र होंगे, पूरा भारत एक नहीं होगा, इसमें एक पाकिस्तान होगा और एक हिंदुस्तान होगा, ठीक है। इस एक्ट में ये था। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे इन्होंने इसमें मार्क्स को अप्लाई किया है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बारे में बताया ना, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें भी आप लोग देख रहे हो कि कैसे अलग अलग क्लास में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे नए नए फेज़ आ रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म देखते हो आप लोग, ठीक है, या डायलेक्टिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म,
ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद। आप देखते हो ये सब अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आराम से यहाँ से कनेक्ट कर लोगे। डायलेक्टिसिज्म देख लो, आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, 4th सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पे डायलेक्टिसिज्म पढ़ लेना। तो उससे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है किस पे बेस किया है, किसकी अप्रोच इन्होंने फॉलो की है, मार्क्स की। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सारे फेजेस पढ़ लिए होंगे, ध्यान से सुन लिए होंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबका रीज़न क्या है, कैसे शुरू हुआ राष्ट्रवाद। यहाँ पे राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों से शिक्षा मिली हमें, और अंग्रेज़ों से शिक्षा मिलने के बाद ही हमें समझ में आया कि तर्क भी कोई चीज़ होती है, और सेकुलरिज्म भी कोई चीज़ होती है, धर्मनिरपेक्षता। तो शुरुआत आप देखोगे कि शिक्षा ही थी, है ना, शिक्षा के ही माध्यम से यहाँ पे राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ। ठीक है, और राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ वो वही नेताओं ने किया, उन्हीं नेताओं की हेल्प से हुआ जिन्होंने अंग्रेज़ों की शिक्षा प्राप्त की थी, है ना, अंग्रेजी स्कूल्स में पढ़ करके, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ाई की, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि पढ़ाई की मतलब, और बाकी सारी चीज़ें जो भी शिक्षा उन्हें मिली, तो उसमें उन्होंने देखा कि हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए, हमें पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे पास सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, और इन्हीं सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनकी शिक्षा से ही सीखी, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया सोसाइटी पे, है ना। और श्रमिक थे, किसान थे, समाज के जो भी शोषित वर्ग थे, एक्सप्लॉइटेड क्लास थी, वो जागरूक हुई, है ना। उसकी जागरूकता के कारण भारत के जो राष्ट्रवाद है उसमें वृद्धि हुई। और इसके बाद यहाँ पे सांप्रदायिकता पे आधारित जो विभाजन था, ठीक है, विभाजन का बहुत सारे प्रयत्न किए गए, जातियों के बीच में जो विभाजन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम पे राष्ट्रवाद के सामने बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती रहीं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रवाद यहाँ पे पनपा। ठीक है, और राष्ट्रवाद के लिए एक समताकारी समाज का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, और जो क्या करे, समाज में जो दुर्बल वर्ग हैं उनके हितों के बारे में सोचे और काम करे, है ना। समताकारी समाज मतलब जहाँ पर इक्वालिटी हो, जहाँ की जो है स्पेशलिटी क्या हो कि लोग इक्वल हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई इंडियन नेशनलिज्म की बात। अब इसके बाद एक बुक वो लिखते हैं 1960 में, जिसका नाम है रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद में नई प्रवृत्तियाँ। ये कब लिखी थी, 1948 में, और 1960 में इन्होंने लिखा, देखो कितना रीसेंट सारी बुक्स लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद ये कहते हैं जो इनकी नई किताब है, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बेटा, MCQs में। ठीक है, सब नोट करो, सब पढ़ो। भारतीय राष्ट्रवाद में नई प्रवृत्तियाँ किताब का नाम है, भारतीय राष्ट्रवाद में नई प्रवृत्तियाँ, रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि अब भारत आज़ाद हो गया, तो अब यहाँ की कंडीशन कैसी है, तो वो कहते हैं अब यहाँ पर क्या है, पूंजीपतियों का राज है। ठीक है, पूंजीपति क्या कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हैं, और वो क्या कर रहे हैं, समाज का जो एक कमज़ोर वर्ग है उसका बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 1960 में जो रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म किताब लिखी, उसमें बताया। फिर 1984 में, ठीक है, फिर से कुछ सालों बाद उन्होंने 1984 में एक नई किताब लिखी जिसका नाम था भारत के विकास का मार्ग, भारत के विकास का मार्ग, इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट किताब लिखी। ठीक है, इसमें इन्होंने किस बारे में बताया है, इन्होंने इसमें बताया कि किस तरीके से जो पूंजीपति हैं, जिन्हें मार्क्स बुर्जुआ कहता है, बुर्जुआजीज़, है ना, बुर्जुआ जो लोग हैं या पूंजीपति, दोनों एक ही है, तो वो कैसे हमारे देश की इकोनॉमी पर कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली इन्होंने बताया उसका कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो भारत के विकास का मार्ग में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो ये सब एग्ज़ाम में आराम से पूछा जाएगा, और इसके कंक्लूज़न में आप लोग ये सब बताओगे तो बहुत अच्छा आंसर बनेगा। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे। ठीक है।